नमस्कार मित्रों, आज 3 जनवरी 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज शाम के 7 बज चुके हैं और कहानी शुरू करूं उससे पहले एक दो कोई समाचार भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन लाइव जो है मुझे लग रहा है चल नहीं रहा है, शायद अभी कोई पाले के कारण आ नहीं पाए हैं मंच पर, या यहाँ दिख तो रहा है ऊपर लाइव, लेकिन अभी उसमें मित्रों के कमेंट वगैरह नहीं दिख रहे हैं। तो हाँ, शुरू हो गए हैं कमेंट। समीर गांगुली जी पधारे हैं, स्वागत। और हमारे बिटिया दिया शर्मा भी आई हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। समीर जी से मैंने फोन पर सूचना भी दी थी। और सुरेश चंद्र सरवारा जी प्रणाम प्रणाम आपको, आपका बहुत बहुत स्वागत भाई, आप पधारे हो, बहुत अच्छा लगा। एक दो जो है ना, कहानी शुरू करने से पहले एक दो समाचार आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अभी अभी फेसबुक पर पढ़ने का मौका मिला और वो समाचार ये है कि हमारे मित्र हैं बहुत ही खास और जाने माने पत्रकार, सुप्रसिद्ध पत्रकार कहें, ख्यातनाम पत्रकार कहें, श्री कीर्ति राणा इंदौर। इन्होंने एक बार एक खबर लगाई थी, फांसी वाली खबर, और उस फांसी वाली खबर पर एक फिल्म बनी है। और वो फिल्म जो है वो भोपाल के वरिष्ठ रंगकर्मी जगदीश बागोरा द्वारा निर्देशित है और फिल्म का नाम है, शॉर्ट फिल्म है फांसी लाइव। और इसमें खुद जो है पत्रकार के रूप में कीर्ति राणा जी ने भी भाग लिया है। और इसमें मतलब वहां मध्य प्रदेश के 16 रचनाकार हैं जो लगभग कई तो बैंक से सेवानिवृत्त हैं। 16 रचनाकारों ने, 16 कलाकारों ने भाग लिया है। और यह शॉर्ट फिल्म जो है इंटरनेशनल कोलकाता शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी ने चयनित किया है भाई राणा जी को और जगदीश बागोरा जी को और सभी कलाकारों को। दीनदयाल की चौपाल इस मंच के माध्यम से आपको सभी को बहुत बहुत बधाई। इस तरह की जो एक बात की है, बहुत ही विचारणीय बात है। फांसी लाइव ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे समाचार से भी लग रहा है, भी समाचार भी काफी व्यापक स्तर पर छपा है, बहुत ही बड़े स्तर पर। तो इससे लग रहा है उसकी जो है ना सब्जेक्ट भी आप देखो कितना गहरा है। और अब मित्र लोग आ गए हैं, सूर्यराम जी बिश्नोई हमारे साथी हैं, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, और राज बिजारनिया राज जिसे कहें भी आप, युवा कवि भी हैं और चित्रकार भी हैं और आप गायक भी हैं, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और एक आदर्श शिक्षक भी हैं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, राज बिजारनिया जी का बहुत बहुत स्वागत। और सुनील गज्जानी जी भी बधाई दे रहे हैं, कीर्ति राणा जी सहित सभी कलाकारों को बधाई दे रहे हैं। सुनील गज्जानी जी भी कनेर से। उर्मिला शर्मा जी बता रहे हैं, प्रणाम मामा जी, क्या बात है भाई, उर्मिला बेटिया हमारी भांजी, भाई बहुत बढ़िया, स्वागत स्वागत, क्या बात है। जिसे घर में बबली नाम है, वैसे उर्मिला शर्मा, ऐसे जल्दी से नाम से पता नहीं लगता। और डॉक्टर RP सारस्वत जी जो है, रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी बता रहे हैं सहारनपुर से, कह रहे हैं सुस्वागतम। आशा पांडे ओझा जी उदयपुर से, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ये बैनर लगा हुआ दीनदयाल की चौपाल जिसमें लाइट चल रही है, ये नए साल में ये बच्चों की ओर से तोहफा है, बेटे दुष्यंत की ओर से ये तोहफा है। और बहुत बढ़िया, हम एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियां बांटते रहते हैं, इस तरह की खुशियों पर छोटी छोटी चीजें एक दूसरे को देते हैं, धन्यवाद देते हैं। BR साहू जी बता रहे हैं, भी बहुत बहुत स्वागत आपका। आशा पांडे ओझा जी कह रहे हैं स्वागतम, नमस्कार। डॉक्टर सत्यनारायण सत्य जो है भीलवाड़ा रायपुर से बता रहे हैं, नमस्कार भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत बढ़िया लग रहा है आज ये चौपाल का जो ये आप देख रहे हो जिसमें लाइट जल रही है ना, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। आज बिल्कुल नए साल में कुछ देखो परिवर्तन जरूरी भी है। तो अभी मैं आपको कहानी सुनाने से पहले जो है समीर गांगुली जी जो मुंबई महाराष्ट्र में है, पिछले दिनों में 16-17 नवंबर को मुंबई जाने का मौका मिला। तो मैं और मनोहर चमोली जी जो पौड़ी गढ़वाल के हैं, हम दोनों साथी वहां गए
और उनसे खूब मिले, बात की और भोजन पर आपने आमंत्रित किया था। उनकी श्रीमती जी बिटिया रानी, उनसे भी मिले और बहुत बढ़िया, बड़े संवेदनशील रचनाकार है समीर गांगुली जी। और खास बात यह है कि उनका जो बाहर अपने जो बिल्डिंग के जो पास में जो गेटमैन, जो एक वॉचमैन जो बैठता है ना, उससे भी जुड़ाव है। कितनी बड़ी बात है ये, मैंने महसूस किया जब उन्होंने हलो हलो किया एक दूसरे से, है ना, बहुत बढ़िया लगा। तो ऐसे संवेदनशील और ऐसे बाल कथाकार, बहुत ही ख्यातनाम, और हमारे बड़े गर्व से कहता हूँ भी समीर गांगुली जी हमारे मित्र हैं। और खाली औपचारिकता नहीं, हम गए, बहुत ही बढ़िया स्वागत किया और घर ऐसा सजाया हुआ, एक कलाकार का, एक साहित्यकार का जो घर है ना, वैसा लगा। इतना बढ़िया, सारा सुसज्जित, अलग अलग चीजें ऐसे, इधर डाइनिंग टेबल है, इधर इसे पूजा का जो रखा हुआ है, मंदिर बना हुआ है पूजा का, इधर पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और पता लगता है ये कलाकार मन परिवार पूरा, है ना, कलाकारों का घर। तो मुंबई में वहां जाने का मौका मिला। और यह किताब तो आपने मुझे पहले डाक से भिजवाई थी 18 मई 2022 को, और सप्रेम भेंट भेजी है, आदि पादी दादी। ये छोटी सी किताब, और इसमें बहुत ही जोरदार ये बाल कहानी है, फंतासी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी जो है। बड़े ये काल्पनिक जो है ना, एक मैं कहूँगा ये काल्पनिक ऐसे रचनाकार हैं जो बहुत ही गुड बात जो है वो अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो इनका परिचय जो है वो मैं इसी किताब में से मैं आपको वाचन करके सुना रहा हूँ कि समीर गांगुली हिंदी बाल साहित्य में एक अलग पहचान रखते हैं। उनके लेखन में अद्भुत कल्पनाशीलता के दर्शन होते हैं। वे मूलतः बाल कथाकार और उपन्यासकार हैं। 27 नवंबर 1955 में जन्मे समीर गांगुली जी का बचपन और युवा अवस्था का पहला दौर देहरादून में बीता, और गणित में एमएससी और हिंदी में एमए की शैक्षणिक योग्यता के साथ लेखन की शुरुआत 70 के दशक में हुई, और इनकी कहानियों को उस दौरान की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं जैसे पराग, चंपक, मेला, लोटपोट, बाल भारती, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा समाचार पत्रों में स्थान मिला। और टाबर टोली में भी हमने इनकी बाल कहानी प्रकाशित की और करते रहेंगे। और नौकरी के सिलसिले में मुंबई इनका आगमन हुआ। एक बीमा कंपनी में 2 दशकों तक सेवाएं प्रदान की, फिर विज्ञापन जगत से जुड़ना हुआ और कॉपीराइटर के रूप में विज्ञापन की हर विधा में तकरीबन हर ब्रांड के लिए लिखा, जो अब भी जारी है। 3 बाल उपन्यास, नया घर, डॉक्टर जेड जुइंग की डायरी, वैज्ञानिक उपन्यास, और रंगीली और बुलेट और वीर, और 2 कहानी संग्रह, बच्चों की खट्टी मीठी कहानियां और कहानी पार्क, ये प्रकाशित है। और 3 बाल उपन्यास और 2 कहानी संकलन प्रकाशनाधीन है, और भी कई छप चुके हैं, क्योंकि ये किताब तो पहले की छपी हुई है। ये तो आप देख लीजिए कि ये 2022 में मेरे पास आई है, तो 22 तो मान ही लीजिए भी 22 में छपी है। और भी दी है भोलागिरी की, इस तरह से, है ना, भोले पर आधारित है, उसमें लगभग 17-18 इनकी कहानियां हैं, और भी कुछ दी हैं, इन्होंने किताबें दी हैं। और प्रबंधन की लगभग 15+ पुस्तकों का अनुवाद किया है, और अनेक रेडियो प्रायोजित कार्यक्रमों और कॉर्पोरेट फिल्मों का भी लेखन, और कामिनी कौशल के साथ टीवी धारावाहिक धरती माँ का कर्ज की कहानियां का लेखन। वाह भी, बहुत बहुत बधाई आपको गांगुली जी। और छुटपुट रूप से धारावाहिक तथा टेलीफिल्म के लिए भी संवाद लेखन किया है आपने। और सन 2019 में बाल साहित्य लेखन में आप वापस आए हैं, और फिर मुख्य रूप से विज्ञापन लेखन के साथ इस क्षेत्र में भी कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। और कहानी पार्क, आपका कहानी संग्रह जो है 2020 में आपको यहाँ साहित्य रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, राजस्थान से। भाई बहुत बहुत बधाई, और बहुत बढ़िया लग रहा है आज तो वास्तव में। एक तो ये जो दीनदयाल की चौपाल आप देख रहे हो, एक तो ये इससे भी एनर्जी मिलती है, देखो। और एक आप पधारे हो, आप आए हो, तो आपके आने से भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। मैं अकेला क्या बोलूं, मन भी नहीं करता अकेला। पहले शुरुआत हुई ना लाइव, और कोई नहीं दिख रहा था, मैं थोड़ा भीतर थोड़ा उदास सा भी हो गया होता ही है थोड़ा, है ना। मित्रों से भी हौसला मिलता है ना। और मैं सोचता हूँ कि कुछ नाम जो हो रहे हैं वो बोल दूं, फिर मैं शुरू करता हूँ इनकी कहानी।
समीर गांगुली जी की। BR साहू जी हार्दिक अभिनंदन आपका। और कल्पना गोयल जी भी पधारे हैं, नमस्कार, नव वर्ष मंगलमय हो। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली से जो दरभंगा बिहार से पधारे हैं। ललित शर्मा जी ये भी चूकते नहीं है, डिब्रूगढ़ आसाम से ललित शर्मा जी भी पधारे हैं। और सतीश चंद्र जो भगत हैं, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, ये भी चूकते नहीं है। ये भी सुरेश चंद्र सरवारा जी की तरह बिल्कुल नियमित आते हैं। यतेंद्र पूनिया जी भी पधारे हैं, स्वागत आपका। और नीदरलैंड से रितु ननन पांडे, भाई प्रणाम आपको, इतनी दूर से बताओ और समय निकाला है आपने इस कार्यक्रम के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। पारसन जैन साहब देवली टोंक से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और राजेंद्र बोरा जी भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका राजेंद्र जी। और हमारे बेटा भी जो है दुष्यंत जोशी, इंजीनियर दुष्यंत जोशी भी पधारे। वाह क्या बात है, आज तो दीनदयाल की चौपाल, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो दुष्यंत ने ये लगाया और ये कमेंट भी दे दिया देखो। और मेरा बताना जरूरी भी है भाई, नहीं बताऊंगा तो मेरे कमेंट में लिख देगा ये क्या पापा जिक्र क्यों नहीं किया। भी खुशी का जिक्र होना चाहिए, हम दुख सुख का जिक्र करते रहें, एक दूसरे से जुड़ते रहें, ये बहुत जरूरी है। और राजेंद्र सारस्वत जी भी कई बार हमारे पत्रकार साथी बड़े भाई साहब जो कई बार कमेंट करते हैं, भाई दीनदयाल मैं हाजिर हूँ, तो आज हाजिर नहीं हुए लेकिन फिर भी मैंने उनके जिक्र किया है, शायद वो कार्यक्रम के बीच में पहुंच जाए। हाँ, तो रितु नंदन पांडे जी कह रहे हैं आपकी चौपाल की कहानियां और कविताएं हमें बहुत पसंद आती है। भाई बिल्कुल, आप सुनते हो, अच्छा लगता है। और जो चौपाल जो है ना, वो एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि मित्र लोग तो आजकल देखते हैं कई बार फेक न्यूज वाले भी बार बार जोड़ देते हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, लेकिन अपने तो बिल्कुल एक अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और इसको भी आप दीनदयाल की चौपाल जो है यूट्यूब पर, उसको भी आप लाइक करें, वो बहुत ही कम संख्या में है और 2 साल होने जा रहे हैं। अब जनवरी के जो मैं समझता हूँ कि उसके तीसरे सप्ताह में है, पूरे दूसरे तीसरे सप्ताह में पूरे 2 साल हो जाएंगे। और लगभग आप देख लीजिए 185 इसमें वीडियो है, मेरे हिसाब से 185 है शायद। और इतने सारे वीडियो हैं, खूब तरह तरह की बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं। अब समय काफी ले लिया है मैंने आपका, और मैं अब कहानी शुरू करता हूँ। और कहानी के जो रचनाकार हैं वो हैं समीर गांगुली जी और मुंबई महाराष्ट्र। और इनकी बाल कहानी का नाम है आंखों देखी और कानों सुनी। पहले गजब हुआ और फिर हुआ हंगामा। नैना जोशी का स्कूल में अध्यापिका के रूप में पहला दिन, कक्षा 3 में पहली क्लास। पता नहीं कैसे उसका हाथ उस लड़की पल्लवी के कान तक पहुंच गया। क्या उसने उसका कान खींचा या मरोड़ा, एक या दोनों कान? तो फिर पल्लवी के दोनों कान कैसे लटक गए? ऐसा कहां होता है कि कान खींचो और कान लंबे हो जाएं? मगर यहां तो ऐसा ही हुआ। पल्लवी के दोनों कान फैलकर हाथी के कान की तरह नीचे लटक गए। फिर तो पूरी क्लास में हंगामा हो गया। पल्लवी जोर जोर से रोने लगी। एक दूसरी लड़की ने शोर बचा दिया, हाय हाय, मैम ने इतनी जोर से पल्लवी के कान खींचे कि कान नीचे तक लटक गए। नैना जोशी हक्की बक्की, ऐसा कैसे हो गया? बात पूरे स्कूल में फैल गई। हेडमिस्ट्रेस और तमाम अध्यापिकाएं आ गई। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर भी हैरान। उन्होंने कान को छूकर उलट पुलट कर पल्लवी से पूछा, दर्द हो रहा है बेटा? पल्लवी ने इनकार में सिर हिलाया, मगर वो अब भी दोनों हाथों से कान छिपाए रोए जा रही थी। उसके घर में खबर कर दी गई थी, सो थोड़ी देर में उसके पिता भी आ पहुंचे। और यहां नैना जोशी को दूसरा झटका लगा। पल्लवी के पिता उसके मकान मालिक निकले, जहां वह कल शाम को ही तो पहुंची थी। नया शहर, अपने घर से 100 किलोमीटर दूर। कल उसका पूरे परिवार से ज्यादा परिचय भी नहीं हुआ। बस पल्लवी का भाई रात का खाना देकर गया था।
बेटी के लंबे कान देखकर पल्लवी के पिता की हालत अजीब हो गई। वे कातर नजरों से सबकी तरफ देखने लगे। हेडमिस्ट्रेस ने कहा, नैथानी जी, आप पल्लवी को घर ले जाइए और तुरंत किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए। और फिर वे नैना जोशी की तरफ देखते हुए बोली, और मिस जोशी, आप भी घर जाइए। जब तक हम दोबारा न बुलाएं, आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। एकाएक पल्लवी अपने कानों को जोर जोर से खींचने लगी। हेडमिस्ट्रेस ने घबरा कर पूछा, क्या बात है पल्लवी? पल्लवी बेचैनी से बोली, मैम, मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। कैसी आवाजें? दूर से आती हुई कई कई आवाजें, और एक आवाज में आपका नाम लेकर बात हो रही है। मैम, मेरा नाम? कौन है? क्या कह रहा है? मैम, शिक्षा विभाग का एक अधिकारी कह रहा है कि आपको फोन करके बताएं कि हमारे स्कूल का 20 लाख का ग्रांट मंजूर हो गया है। क्या? हेडमिस्ट्रेस सहित वहां मौजूद सभी अध्यापिकाएं एक साथ बोली, और अगले ही पल हेडमिस्ट्रेस का मोबाइल बज उठा। शिक्षा विभाग से ही फोन आया था। पल्लवी अपने पापा का हाथ पकड़कर बोली, चलो पापा, घर चले। वे निकल पड़े और पीछे पीछे नैना जोशी भी। थोड़ी दूर वे तीनों चुपचाप चलते रहे। फिर पल्लवी अपने कानों को ढकते हुए बोली, पापा, मुझे तुरंत पुलिस स्टेशन ले चलो, कुछ खतरनाक सुनाई दे रहा है। अगले 5 मिनट में वे पुलिस स्टेशन में थे। वहां पल्लवी ने इंस्पेक्टर साहब से कहा, अंकल, दिल्ली जाने वाली बस नंबर 7712 में बम रखा गया है, आखिरी सीट के नीचे, जल्दी कुछ कीजिए। 7712 बस नंबर। इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? इस बार पल्लवी के पिता बोले, साहब, वो सब बाद में पूछना, पहले कार्रवाई कीजिए, कहीं देर नहीं हो जाए। और अगले ही पल एक जीप उन्हें लेकर बस अड्डे की तरफ बढ़ रही थी। अगले 10 मिनट बड़े रोमांचक थे। इंस्पेक्टर साहब ने बैग रखते वक्त एक आतंकवादी को धर दबोचा था। इंस्पेक्टर हैरान, बस स्टैंड की पब्लिक हैरान, पल्लवी, उसके पिता और नैना जोशी भी हैरान। इंस्पेक्टर पल्लवी की पीठ थपथपाकर उसे बधाई देना चाहते ही थे कि पल्लवी उन्हें रोकते हुए बोले, अंकल, आपको तो सस्पेंड होने का लेटर चल पड़ा है। कोई एनकाउंटर वाला मामला था ने? इंस्पेक्टर को अब कोई संदेह नहीं रहा। वे बोले, बेटी, तुम्हें कोई शक्ति मिली है जो दूर की आवाज सुन पा रही हो। मुझे एक गलत मामले में फंसाकर सस्पेंड किया जा रहा है, मगर ये मामला मुझे बचा लेगा। नैना जोशी तब से पल्लवी की ओर देखे जा रही थी और इस बार धीरे से बोली, पल्लवी, मुझे दुख है, मगर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ तुम्हारे कान की बाली को छूना चाहती थी। पल्लवी हल्के से मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं मैम, चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद कान धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे थे। पल्लवी के पिता भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, बेटी, क्या अब भी कुछ सुनाई दे रहा है? पल्लवी गौर से कुछ सुनने का प्रयास करते हुए कुछ पल चुप रही और फिर अचानक जोश में आती हुई बोली, मैम, आपके घर में आपके डैडी आपको नाम लेकर कह रहे हैं। नैना जोशी का दिल जोर से धक 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 कर रहा था। वह बोली, अच्छा या बुरा? पल्लवी खुशी से बोली, बहुत अच्छा, आपको आज ही यहां से जाना होगा। नैना जोशी बोली, जाना होगा नई नौकरी को छोड़कर? पल्लवी बोली, क्योंकि आपकी नई नौकरी और लग गई है। अभी कुरियर वाला आपकी बैंक की नौकरी का पत्र देकर गया है। आपके पिताजी आपकी मां को वही बता रहे थे। नैना जोशी ने पल्लवी को गले लगा लिया।
यह बात बिल्कुल उसके घर के बाहर ही हुई थी। इधर कानो कान ये घटना इतनी तेजी से फैली कि पूरा इलाका पल्लवी के घर के बाहर जमा होने लगा। हर कोई धक्का मुक्की कर पल्लवी के कान देखना चाहता था, उसका फोटो खींचना चाहता था, और बिहारी मौसी से सब्र नहीं हुआ तो पूछ लिया, पल्लवी कुछ नया सुनाई दिया बेटा? पल्लवी तुरंत बोली, हाँ मौसी, हनुमान मंदिर में सबको 6-6 लड्डू हम बंट रहे हैं मोतीचूर के। यह सुनना था कि सारी भीड़ मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी। मां ने पूछा, सच या झूठ? पल्लवी हंसकर बोली, शुद्ध झूठ मां। मगर क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ के शोर में मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूं। इस झूठ के बाद अब कोई नहीं आएगा और मैं आराम से सो जाऊंगी। उस दिन इसके बाद भी पल्लवी को कोई आवाजें सुनाई देती रही। फिर धीरे धीरे आवाजें बंद हो गई और वह गहरी नींद में सो गई। सुबह जागी तो कान बिल्कुल सामान्य हो चुके थे। उसे थोड़ा समय तो लगा यह तय करने में कि उसने सपना देखा था यह सब सच था। इधर नैना जोशी लौटने की तैयारी कर रही थी और आईने के सामने आकर ईयर रिंग पहनते पहनते अचानक उसके हाथ रुक गए। अगर इन्हीं हाथों के छूने से उसके कान भी लंबे हो गए तो वही कहानी पूरी हो गई है। बहुत बढ़िया, ऐसी फंतासी और जोरदार, ऐसी कल्पना शक्ति जो है ये समीर गांगुली जी के पास मिल सकती है। ऐसी कल्पना भी बहुत बढ़िया। इस मंच के माध्यम से, दीनदयाल की चौपाल के माध्यम से समीर गांगुली जी को बहुत बहुत बधाई। और जितने भी मेरे मित्र लोग, मित्र साथी, साहित्यकार साथी जुड़े हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और शिव मोहन यादव, आप भी एनबीटी से जुड़े हैं दिल्ली से। शिव मोहन यादव हमारे बहुत पुराने परिचित मित्र, मेरे अनुज और तरसेम डूडी जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुरेश चंद्र सरवार जी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना और शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई और आपको प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश चंद्र जी, भी आप बहुत ही गहराई से उसका पूरा मूल्यांकन और विश्लेषण करते हो, है ना, बहुत ही बारीकी से जो है हर चीज को तुरंत भांप लेते हो। और कह रहे हैं सुरेश चंद्र जी कह रहे हैं समीर गांगुली जी को हार्दिक बधाई, बहुत ही रोचक कहानी। और श्यामा शर्मा हमारे इधर कोटा से, प्रणाम आपको भी। हमारे श्यामा शर्मा जो है मुझे लग रहा है अभी ये जितेंद्र निर्मोही जी की जोड़ाते हैं। और हजारी राम बागानी जो बिश्नोई जी पधारे हैं, आपका बोझा सर से जो है पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुरेश मुदगल जी हमारे फिल्म निर्माता, हमारे बहुत पुराने साथी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश मुदगल जी का। और आनंद विश्वास जी दिल्ली से, सुरेश मुदगल जी मुंबई से, आनंद विश्वास जी दिल्ली से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और राजेंद्र बोरा जी, ऋतुनंदन पांडे, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, कल्पना गोयल, डॉक्टर सत्यनारायण सत्य, बी आर साहू जी, आपका सभी का, आशा पांडे ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राज बिजानिया राज और दिया शर्मा हमारी बिटिया रानी, और बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार। और अब मिलते हैं कल मिलते हैं आपसे, कल बाल कविताओं के साथ मिलते हैं और शाम को 7 बजे दीनदयाल के चौपाल में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।